हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की ऐसी क्या स्पेशलिटी है? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। माइटोकॉन्ड्रिया आर विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाई जाने वाली एक वो ऑर्गेनेल है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। लाइट माइक्रोस्कोप एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। अगर आप अल्ट्रा क्लियर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, डेप्थ में फुल क्लियरिटी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसका मैग्नीफिकेशन 1,60,000 एक्स से स्टार्ट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप सिंपल देखना चाहते हैं तो उसको आप विजिबल कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से, और अगर आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर की नीड है तो आप उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यह आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलता है, किस तरह की सेल में मिलता है। तो देखिए उसके लिए सेकेंड लाइन है, दे आर फाउंड इन ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेल पाई जाती है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं या कौन से होते हैं? तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा सेल पाई जाती है, मतलब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर उसमें शामिल है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स। एनिमल्स में आप हायर एनिमल्स का जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि खुद ह्यूमन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर? तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो एरोबिक प्रोसेस चलता है, एरोबिक प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो चलता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक प्रोसेस। मतलब ऐसी सेल्स जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शन चलती हैं। क्लियर? तो वहां आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल होता है लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए, आप उसको देख सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्लियरिटी बहुत ज़्यादा आती है। और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, किस तरह की सेल में पाया जाता है? तो सभी एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, मतलब वो सभी सेल जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटाबॉलिक रिएक्शंस आप चलते हुए देखते हैं। अब आगे चलते हैं इसमें। ईच माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर के मिलने से बना होता है या कवर्ड होता है दो मेम्ब्रेन के जरिए, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसको लेबल कर लेते हैं। देखिए ये बाहर की जो बाउंड्री है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, जस्ट नीचे इनर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ये जो अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये है डीएनए। सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, अपना अलग से डीएनए होता है। वैसे तो आपने सुना है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, पर हाँ आप बोल सकते हैं कि भाई जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो स्ट्रक्चर होती है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन एक स्टेज के दौरान अपना एक नया नाम दिखाता है, वो है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन के मिलने से, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल जिसका अपना एक अलग डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए बोलते हैं इसको। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक अलग डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे छोटे छोटे से डॉट लगा देने आपको, ये सब क्या है? राइबोसोम्स, ठीक है। क्या नाम होता है इनका? राइबोसोम्स। यहां लिख लेते हैं इसको। राइबोसोम्स। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें बहुत सारी ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बनी होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अगर आप सिंगल का नाम लिखते हैं तो इस तरीके से आपको बताना होगा, क्रिस्टा।
क्रिस्टा एक सिंगल को इंडिकेट करता है, बाकी अगर इसमें ए के बाद ई और लगा देते हैं तो क्रिस्टा जो नाम बनेगा वो प्लूरल, मतलब सभी के लिए। ठीक है, तो क्रिस्टा क्या, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले फोल्ड का नाम रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे फिंगर से बनी होती है, काफी सारी बना सकते हैं आप। बाकी यहां पर कुछ डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं, थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा डॉट बना देना आप उसको। ये क्या है, डेंस ग्रेन्यूल। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर हुई माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन यूनिफॉर्म नहीं होती, उसमें बीच बीच में क्या होता है, कैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, और बाकी अंदर एक ऐसे थोड़ा कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए कहते हैं। ठीक, राइबोसोम्स होते हैं। तो ये सिंपल से स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ स्पेशलिटी दी हुई है, एक तरह से कुछ स्पेशल काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो क्या है, इट इज अ मेन सीट ऑफ सेल रेस्पायरेशन। अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी खास ऑर्गेनेली है जिसको हम क्या मान रहे हैं, सीट ऑफ रेस्पायरेशन। सीट ऑफ रेस्पायरेशन पर ऐसा क्यों कहा गया, वो इसीलिए कि जब हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है, क्या पहुंच जाता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल का जो मटेरियल होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, वो सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जितना भी मटेरियल होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली पड़ी रहती हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनेली का हम फिलहाल जिक्र कर रहे हैं, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सेल के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ग्लूकोज भी पहुंचता है, डाइजेशन के लास्ट में जो बनता है, कार्बोहाइड्रेट जब फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है तो लास्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज फिर ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है और सेल के अंदर पहुंच जाता है। ऑक्सीजन पहले ही पहुंच चुका था। ठीक है, हालांकि ऑक्सीजन भी ब्लड के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब आपके सेल के अंदर ग्लूकोज भी आ गया है, और सेकेंड चीज ऑक्सीजन भी पहुंच चुकी है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इस तरीके से जो फूड है वो सिंपल स्टेप्स में एक फाइन चीजों में टूटने लगता है, पायरुवेट बन जाता है। अब पायरुवेट जब बन जाएगा तो इस दौरान तो ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन एंटर कर गया था, इतने ही देर में वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक शर्त होती है कि भाई अगर उसके पास ऑक्सीजन होगा तो फिर वो अपने सारे काम कर पाएगा। सिंपल सी बात। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन है, और अब जो आपका ग्लूकोज सेल के अंदर आ चुका था, ग्लूकोज भी पायरुवेट में टूट चुका है। पायरुवेट एक केमिकल सब्सटेंस होता है, तो केमिकल जो होता है पायरुवेट, पायरुविक एसिड कह सकते हैं आप, पायरुविक एसिड अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के, और वहां जाकर बहुत सारे स्टेप्स चलाता है, बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, और लास्ट में फाइनली एटीपी बन जाता है। लेकिन पायरुवेट से एटीपी बनने की जो शर्त है वो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऑक्सीजन है तो एटीपी बनेगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं है तो फिर एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कहा जाता है मेन सीट ऑफ सेल रेस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को मेन सीट कहा जा रहा है सेल रेस्पायरेशन के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि पायरुविक एसिड जब बन जाता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है सेल के साइटोप्लाज्म में, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। लेकिन पायरुविक एसिड से आगे का जो प्रोसेस है, आगे के जो स्टेप्स हैं, आगे के जो रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो तभी चलती हैं जब ऑक्सीजन होता है। और ये रिएक्शंस कहाँ चलती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया की सिंपल सी एक शर्त है कि भाई मैं अपने सारे काम करूंगा, सारी रिएक्शन चलेंगी मेरे अंदर, लेकिन ऑक्सीजन होनी चाहिए उसके पास। इसीलिए ये लाइन बनाई गई है, सीट ऑफ सेल रेस्पायरेशन। बिल्कुल सिंपल है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, जिसके लास्ट में फाइनली एटीपी बन जाता है, मतलब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एटीपी को क्या बोलते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज एबल टू सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन। ये भी एक इसकी स्पेशलिटी है, ये अपनी खुद की कुछ प्रोटीन बनाने की भी क्षमता रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अपना खुद का डीएनए है। ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहा जाता है।
शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है बहुत बार क्लास 9th में, ऐसी ऑर्गेनेली का नाम लिखिए जिसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहा जाता है, मतलब जो खुद से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि इसका अपना खुद का डीएनए है। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या होता है, सारा डेटा स्टोर होता है, फुल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, तो ये अपने आप से खुद को डिवाइड कर सकता है, अपनी कैपेसिटी है इसकी कुछ प्रोटीन को बनाने की भी। तो याद रखिए ये जो 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं किस चीज़ के आधार पर है, डीएनए के आधार पर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए इसीलिए। और यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट डाला हुआ है सीट ऑफ सेल रेस्पायरेशन, इसका क्या मतलब है, एक वो जगह है जहां पर सेल रेस्पायरेशन चलता है। मतलब क्या है इसका, ये एटीपी फॉर्मेशन वगैरह, पावर हाउस ऑफ सेल, ये सारी चीजें बता सकते हैं। साथ में आप शॉर्ट में ये भी बता सकते हैं कि O2 इस्तेमाल होती है और फिर लास्ट में CO2 बनती है, वो बाहर निकल जाती है। पहले साइटोप्लाज्म के अंदर आती है, फिर सेल से बाहर निकलेगी और ब्लड के जरिए फिर लंग्स तक पहुंचकर शरीर से बाहर निकल जाती है। खुद ह्यूमन बॉडी का ये प्रोसेस मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है अगर ये काम नहीं कर रही है, मतलब ऑक्सीजन इसके पास नहीं है, तो हमारी बॉडी में एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब एनर्जी नहीं होगी, आप मीठा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, डाइजेशन के लास्ट में ग्लूकोज बन जाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो फाइनली जब डाइजेस्ट हो जाता है मटेरियल, तो ग्लूकोज बन जाता है। अब वो ग्लूकोज सेल तक पहुंच भी जाएगा ब्लड के जरिए, ट्रांसपोर्ट, पता है आपको ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लेकिन सेल में पहुंचने के बाद भी एनर्जी नहीं मिल पाई, क्योंकि ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी किसको बोल रहे हैं हम, एटीपी को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। तो ग्लूकोज से एटीपी का बनना बहुत जरूरी है। और वो कैसे बनता है, ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में चेंज होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर ये पायरुविक एसिड आगे कुछ स्टेप्स चलाता है और फाइनली एटीपी बना देगा। लेकिन ये जो काम चलेगा वो कहाँ होना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम तभी चलता है जब वहाँ पर O2 प्रेजेंट होती है, मतलब उसके पास ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है इन सब रिएक्शंस के दौरान और फिर रिलीज कर देता है CO2। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था। फर्स्ट पॉइंट को आपको क्लियर ज़रूर करना है, ध्यान से समझिएगा इसको। और अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक, ये फर्स्ट पॉइंट स्पेशली क्लियर हुआ या अभी भी कुछ डाउट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।